जादुई घोंसला गांव के निवासी किरण फूटने के साथ अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। किसान तड़के सुबह खेतों में फसल तोड़ने में जुटे थे, महिलाएं घरेलू कामकाज में लगी थी। क्यों भागीरथी काकी, क्या बना रही हो खाने में? आज तो तुम्हारे आंगन में से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अरे केशव की लुगाई, आज मैं सबके लिए रस भरे मालपुआ और गुलगुले बना रही हूँ। चिंता मत कर, तेरे भी घर में बायना दूंगी। इतना कहकर गरीब भागीरथी पकवान छानने लगती है और तेज आंधी तूफान उठती है, जिससे धरती हिलते डुलते देखकर किसान डर जाते हैं। अरे हरिया काका देखो, धरती बड़े जोर से हिल रही है। कहीं हम लोगों का घोंसला गांव तो उजड़ नहीं जाएगा। अरे राकेशवा, तू भी बड़ा डरपोक है। अरे फगुनाहट बह रही है, डर मत, गांव नहीं उजड़ेगा। और वैसे भी हम जादुई घोंसला गांव में रहने वाले हैं। लाख आंधी तूफान आ जाए लेकिन एक दिन का टस से मस नहीं होगा। चल अब आकर गेहूं पिटवा, पूरी फसल का अनाज निकालना है। फिर आधे किसान फसल की कटाई करते हुए और आधे गेहूं पीट कर अनाज निकालते हैं। मगर आखिरकार इस अनोखे विशाल जादुई घोंसला गांव के लोग जमीन के होते हुए ऊंची शाखा पर क्यों बसे हुए थे? क्या वर्तमान की तरह गांव वालों का गुजरा हुआ कल भी इतना खुशहाल और खुशियों से भरा हुआ था? दूर दराज बसे मखना गांव के अंदर कच्ची मिट्टी और सूखे घास फूस से बने हुए घर में कई गरीबों का परिवार बसा हुआ था। किसान जमीन में खेतीबाड़ी करके भरण पोषण करते थे और वहीं कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर परिवार चलाते थे। गांव के अंदर काफी पिछड़ापन था। अरे ओ सरला, चंपा लाजो, अरे कहाँ रह गई सारी लुगाई? अरे चलो भाई, अपने मर्द लोगों को खाना पठाने नहीं जाओगी क्या आज खेत पर? अरे आई भागीरथी काकी, वो मैं रस्सी ले रही थी। आते वक्त जंगल से चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी लेते आएंगे। अच्छा चलो फिर। अम्मा अम्मा, मैं भी चलूंगा जंगल आपके साथ। बड़े दिन हो गए मैंने चिड़ियों के घोंसले नहीं देखे। अच्छा ठीक है चल, लेकिन किसी भी चिड़िया के घोंसलों की छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि इस समय में चिड़िया अपने अंडों को सेवती हैं। ठीक है माँ, मैं अंडों को नहीं छेड़ूंगा। सारी औरतें खाना पानी लेकर खेतों में आ जाती हैं, जहाँ उनके किसान पति कड़ी धूप में हल चला रहे थे। आओ जी आ जाओ, रोटी खा लो। अरे ले आई रोटी, बड़े जोरों की भूख लगी थी। फिर भागीरथी परोस कर देती है। बेचारे गरीब किसान बिना किसी कुरकुराहट के सूखी रोटी प्याज खाते हैं। तभी आसमान में एक साथ बहुत सारी गौरैया चिड़िया चोंच में सूखी घास दबाए जंगल में जाती दिखती है, जिन्हें देखकर छोटी सी मीठी मुस्कुराकर कहती है, अम्मा देखो चिड़िया रानी। मगर अम्मा, चिड़िया तो चावल का दाना खाती है, तो ये सूखी घास क्यों लेके जाएंगी? चिड़िया ज्यादा भूखी है क्या? मीठी की मासूमियत भरी बातें सुनकर उसकी माँ लाजो दुलराते हुए कहती है, मीठी बिटिया, चिड़िया ये तिनका इसलिए लेकर जा रही है ताकि इससे घोंसला तैयार कर सके, क्योंकि थोड़े दिनों में उनके बच्चे अंडों में से निकलने वाले हैं। कुछ देर में सारी महिलाएं लकड़ी काटने जंगल में आती हैं, जहां जाले के अंदर रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चिड़िया जाले में छिटपटा रही थी। दिन में से कुछ गर्भवती थी, कुछ घायल अवस्था में पंख फड़फड़ा रही थी। हे भगवान, देखो तो इन नासमरे शिकारियों ने इन बेजुबान चिड़ियों को जाल में कैसे कैद कर दिया है। अरे सरला लाजो, निकालो इनको बाहर। जैसे ही दोनों जाला खोलने लगती हैं, शिकारी चेतन रघु धमक पड़ते हैं। अरे ओ औरत, खबरदार, जो इन चिड़िया को रिहा किया तो अपना अंजाम समझ लेना, क्योंकि हम जमींदार के आदमी हैं। बेचारी गरीब घरेलू औरतें जमींदार के रवैये को जानती थी। उससे जो कोई भी पंगा लेता था वह उसकी जमीन हड़प जाता था, इसलिए वह कलेजे पर पत्थर रख लेती हैं। धीरे धीरे शिकारी जंगल की पंछियों को ले जाते हैं। फिर एक दिन उनकी नजर एक गौरैया के चमकदार अंडों पर गड़ जाती है। अरे देख तो जरा रघु, कितने सुंदर अंडे हैं। चल इसे भी ले चलते हैं, जमींदार जी खुश हो जाएंगे। एक तरफ दोनों अंडों को उठाने लगते हैं, वहीं औरतें लकड़ी चुन रही होती हैं। तभी मादा गौरैया आकर बच्चों के बचाव में चोंच मारती है। देख तो जरा चेतन, ये ससुरी कितना पंख फड़फड़ा रही है और चोंच मार रही है। इसको मैं संभालता हूँ, तो सतर्कता से अंडे निकाल। चेतन जैसे ही अंडा निकालता है, तभी गौरैया चोंच मार कर उसके हाथ में गड्ढा कर देती है। हाय हाय मेरा हाथ, अरे रघु उठा के पटक दे घोंसले को। रघु घोंसला उजाड़ देता है। चिड़िया के अंडे टूट जाते हैं और उसके जन्मजात शिशु तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। तभी चिड़िया अपने बच्चों के वियोग में बिलख बिलख कर रोते हुए श्राप देती है, तुम लोगों ने मेरा परिवार उजाड़ा है, मैं श्राप देती हूँ, ये गांव उजड़ जाएगा, ये सारा गांव इस पाप का फल भोगेगा। इसके साथ जादुई चिड़िया रानी पेड़ से उड़ जाती हैं, जिसके साथ हरी भरी भूमि बंजर हो जाती है। गांव से जल की नदी, तालाब और सोते सूख जाते हैं और सबके घर भी टूट जाते हैं। पूरा गांव बेआसरा चिलचिलाती धूप में अपने बाल बच्चों के साथ थे। माँ, भूख की मारी मेरा पेट दुख रहा है, मुझे खाना दो ना। खाना तो दूर, इस वक्त गांव में एक बूंद पानी भी नहीं है जो मैं तुझे पिला सकूं।
भूख से छटपटा कर मीठी जमीन की मिट्टी नोच कर खाने लगती है, जिसके चलते उसके मुंह से खून आता है। माँ मुझे बचाओ माँ, पानी दे दो माँ। एकदम से मीठी दम तोड़ देती है, जिससे लाजो अपनी छाती पीट लेती है। मीठे, ओ मीठे उठना। हे भगवान, कहाँ सोया है तू? तरस खा हम पर। हम गांव वाले उस पाप का फल भोग रहे हैं जो हमने नहीं किया। पूरा गांव रो रो कर विलाप करने लगते हैं। तभी वही जादुई चिड़िया उनके पास प्रकट होती है और उनकी दशा पर तरस खाती है। हे पक्षी, मेरी बच्ची को जिंदा कर दो। अगर तुम मेरी बच्ची के शरीर में जान नहीं डाल सकती तो मेरे भी प्राण ले लो। रो नहीं लाजो, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं असंभव को संभव कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया अपनी जादू से मीठी के शरीर में जान फूंक देती है, जिससे वह उठ जाती है, जिससे पूरा गांव अचंभा करने लगता है। देखो, मेरे श्राप का असर तो अभी इस धरती पर पिछले 1 साल तक पड़ा रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें जादुई घोंसला दे रही हूँ, जहाँ दुखाली नहीं बल्कि खुशहाली होगी। इसी के साथ वो चिड़िया एक विशाल शाखा वाले पेड़ पर बहुत ही विशाल जादुई घोंसला गांव बना देती है, जिसमें सौंदर्य भरी प्रकृति थी। चारों तरफ हरियाली छाई थी, उपजाऊ जमीन और अनोखे घर थे और सौंदर्य सीढ़ी उस गांव के अंदर जा रही थी। जाओ, ये जादुई घोंसला गांव अब तुम लोगों का है। फूलो फलो और बस जाओ, परंतु फिर कभी किसी बेजुबान निर्दोष की हत्या होती मत देखना, नहीं तो ये जादुई घोंसला गांव सदा के लिए गायब हो जाएगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद जादुई चिड़िया। पूरा गांव एक एक करके जादुई घोंसला गांव में आते हैं। क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। माँ बापू देखो, हमारा जादुई घोंसला गांव तो कितना सुंदर और सपनों के जैसा है। हाँ बिटिया, अब हमारे दुख के दिन चले गए, चलो घर में चलते हैं। कई दिन रात दुख भोगने के बाद उस रात जादुई घोंसला गांव के हर एक निवासी पेट भर कर खाते हैं और सुकून भरी नींद सोते हैं। थोड़े दिनों में वह खेती भी उपजने लगती है, जहां धरती के मुकाबले 10 गुना जल्दी फसल लग जाती है। अरे देखो देखो हरिया काका, पिछले 1 हफ्ते पहले ही तो हमने अपने खेतों में फसल बोई थी और देखो लगभग पककर तैयार भी हो गई है। 1-2 दिन में काट लेंगे फसल भी। नेकी और पूछ पूछ केशव, कल ही हम लोग ये फसल काट लेंगे और इस बार तरकारी बोएंगे। अब हमारा घर परिवार रज कर खाएंगे और बची हुई तरकारी बाजार में बेचेंगे। अगले दिन जादुई घोंसला गांव के तमाम किसान फसल काट कर अलग कर लेते हैं। अरे क्या बात है, बोरे के बोरे अनाज लाए जा रहे हो। साल भर के खाने लायक अनाज का जुगाड़ तो हो गया जी। बस अब तो हर बरस इसी तरह अनाज बटोरने की आदत बना लो लाजो। आज खाने में पूरी हलवा बनाना, ठीक है? उस दिन प्रत्येक घर आंगन से भांति भांति के खाने की खुशबू हवा में घुल रही थी। सारे पुरुष पकवानों का लुत्फ उठाते और महिलाएं परोसती जाती हैं। चारों तरफ खुशहाली छाई थी। अरे कौन है बाबा, आ रही हूँ। शिवानी का फोन। हेलो, हाँ बोल शिवानी। दीदी दीदी दीदी, आपने आखिर मेरा फोन उठा ही दिया। वैसे आपको अपनी छोटी बहन की याद नहीं आई एक भी बार? लगता है कि जीजू के जादू में ज्यादा ही खो गई हैं आप, जो बहन याद नहीं रही। चुप कर, वैसे बता कैसे फोन किया? ऐसे ही। अब अगर मेरी शादी हो गई है तो क्या मैं आपका हालचाल पूछने को भी कॉल नहीं कर सकती हूँ? खैर दीदी, मेरे पेट में ना खादबादी उठ रही है आपकी पहली रात के बारे में जानने को। बताओ ना, कैसी थी आपकी शादी की पहली रात? अरे बोलो ना। शिवानी की बात सुनकर रानी का मुंह सा उतर गया। अरे दीदी बोलो भी। हेलो हेलो, हाँ वो मैं। क्या वो मैं? दीदी बताओ भी। शिवानी तू कैसी बातें कर रही है? ओके फाइन, मैं समझ गई, आपको बताने में जरूर शर्म आ रही होगी ना। चलिए मैं आपसे आपकी पहली रात की कहानी आपके पास ही आकर पूछूंगी, या दीदी आप मेरे घर आ जाओ। नहीं शिवानी, मैं नहीं आ पाऊंगी, तू ही आ जाना। ठीक है दीदी, वैसे तो अभी हमारी शादी को बस 1 ही हफ्ता हुआ है तो घर में बहुत काम है, लेकिन मैं वक्त निकाल कर आ जाऊंगी। शिवानी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। शिवानी और रानी दोनों बहनें थीं। अभी 1 हफ्ते पहले ही उनकी शादी हुई थी, जिसमें शिवानी को गरीब ससुराल मिला था तो रानी को अमीर। देखते ही देखते ये 1-2 दिन भी बीत गए और आज के दिन शिवानी रानी के घर आने वाली थी। माँ जी सुनिए, मैं अपनी दीदी के घर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है मेरी बच्ची, आराम से और ध्यान से जाना। ये ले, ऑटो में चली जाना। नहीं माँ जी रहने दो, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। ऐसे 100 रुपए आप मुझे देने से अच्छा है कि किसी और चीज में लगा देना। रख ले मेरी बच्ची, तू आराम से चली जाएगी। इससे अच्छा इस्तेमाल इन पैसों का कुछ और हो ही नहीं सकता। रख ले। धारा ने मुस्कुराते हुए शिवानी को पैसे पकड़ा दिए, जिसके बाद शिवानी ऑटो करके अपनी बहन के घर जाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ माँ जी, वो आज मैंने अपनी बहन को बुलाया है, तो आप उसके नाश्ते के लिए कुछ मंगवा देती। तूने बुलाया है अपनी बहन को, और वो भी बिना पूछे? जी माँ जी। तुम गरीबों की पैसा देखकर ही नीयत खराब हो जाती है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ बहू। अरे मुझसे बिना पूछे तूने कैसे उसे खैरात खाने को बुला लिया? जा, मेरे पास नहीं है फालतू का पैसा जो फकीरों के भरने भरूं। सुलेखा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। कुछ देर बाद ही फिर शिवानी रानी के घर पहुंच गई, जहां शिवानी को देखते ही सुलेखा अपने कमरे में चली गई। शिवानी आ गई तू, आ जा। दीदी दीदी। शिवानी ऐसे बोलकर अपनी बहन के गले से लग गई। रानी ने उसे बैठाया और फिर वो दोनों बातें करने लगी।
वाह दीदी, आपका घर कितना सुंदर है, कितना बड़ा भी है। पता है दीदी, मेरा घर तो आपके घर से आधा है। और बता, तेरी शादी के बाद की जिंदगी कैसी चल रही है? तो मेरी दीदी को सुनना है कि मेरी शादी के बाद की लाइफ कैसी है। वैसे दीदी, मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। पता है, जब मेरा गृह प्रवेश हुआ तो सब बहुत ज्यादा खुश थे। वाह, मेरी बहू आ गई। बहू, ये ले तेरा गृह प्रवेश का तोहफा मेरी तरफ से। मेरी सास ने मुझे गृह प्रवेश पर भी तोहफा दिया। कितनी अच्छी है। बहू तो थक गई होगी ना, जा तो अब अपने कमरे में चली जा। वैसे भी रात भी ज्यादा हो गई है, तो अब बाकी की रस्में कल करेंगे। धारा अपनी बहू को कमरे में छोड़ आई, जहाँ फिर कुछ देर के बाद शिवानी का पति भी आ गया। और तो शिवानी जी, आखिर आप मेरी जिंदगी में आ ही गई। आना ही था। देखो शिवानी, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। ये लो। वैसे तो ये चांदी का है, लेकिन इसको भी मैंने अपने 2 महीने की सैलरी जोड़कर बनवाया है। शुक्रिया कार्तिक जी, मुझे ये बहुत पसंद आया। तुम्हें पसंद आया तो मुझे भी अच्छा लगा। और बताओ कि तुम्हें क्या क्या पसंद है? मुझे घूमना पसंद है, मुझे परिवार का साथ पसंद है, मुझे खाना भी बहुत पसंद है, मुझे शॉपिंग पसंद है, मुझे चॉकलेट और मेकअप भी। मतलब मैंने ना उस दिन दीदी कार्तिक जी को सब कुछ बता दिया। हमने उस रात बहुत सारी बातें की और पता है दीदी, उस रात उन्होंने मुझे एक और सरप्राइज दिया और वो था मनाली हनीमून का। आपको पता है मैं अगले महीने मनाली जाऊंगी। दीदी, मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया। बताओ ना कि आपकी शादी की पहली रात कैसी थी? अब जब तू पूछे ही जा रही है तो सुन। मेरी शादी की रात कुछ खास नहीं थी। मायके से ससुराल आने में ही मुझे सुबह के 6 बज गए थे। अरे वाह, अब ससुराल में मेरा गृह प्रवेश करवाया जाएगा, मजा आएगा। ये क्या, कोई भी मेरे गृह प्रवेश के लिए नहीं है सिवाय मेरी सास के? अरे पैरों में क्या दम नहीं है, जल्दी अंदर आ, मुझे तेरा गृह प्रवेश करवाकर सोने के लिए जाना है। जी आ रही हूँ। माँ जी को तो मेरे गृह प्रवेश की शायद जरा सी भी खुशी नहीं है। सुलेखा ने ऐसे ही बेदिली से रानी का गृह प्रवेश करवाया, लेकिन रानी ने उसे बस इग्नोर कर दिया। माँ जी की तो कोई बात नहीं, उनकी उम्र हो गई है तो शायद थक गई होंगी। मैं कमरे में जाकर युग जी से आज बहुत सारी बातें करूंगी। रानी ऐसे सोचती हुई कमरे में गई, लेकिन कमरे में जाकर उसने देखा कि युग सो रहा था। लगता है कि युग जी भी हमारी शादी को लेकर जरा से भी एक्साइटेड नहीं है। नहीं रानी, ऐसा नहीं है, शादी की थकान है, बंदा सो ही जाता है, मैं उठा देती हूँ। रानी युग को आराम आराम से उठाने लगी, लेकिन युग नहीं जागा। अब मैं क्या करूं? युग जी भी सो रहे हैं और माँ जी भी, लेकिन मुझे तो जरा भी नींद नहीं आ रही। एक काम करती हूँ, मैं जाकर अपनी पहली रसोई का खाना बना लेती हूँ, सभी खुश हो जाएंगे। रानी बेचारी अकेले ही रसोई को ढूंढकर उसमें खाना बनाने को चली गई। खाना बनाने में उसे काफी देर लग गई, क्योंकि उसने काफी कुछ बनाया। और जब वो खाना बनाकर कमरे में आई, अरे युग जी, आप कहाँ जा रहे हो? पार्टी में। सूट बूट घड़ी पहनकर लोग सुबह सुबह कहाँ जाते हैं? पिकनिक पर तो जाते नहीं है। स्टूपिड सवाल। आप आज ही काम पर चले जाओगे? अभी तो हमारी शादी हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है। ओह गॉड, तुम गरीब घर की लड़कियां इसी वजह से पागल कहलाई जाती हो।